हेलो। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वह है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ठीक है। एटम्स का एटम्स का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 12। ठीक है। सो ओके, सो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ओके, सो द पिक्चर ऑफ एटम एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव में जो रहेगा दोनों मिला के एल्जेब्रिक सम क्या आएगा? 0। सो द एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Sphere consisting of a very small, massive and positive charge of nucleus. ये जरूरत नहीं है, a very small काट दो, very small कॉमा दे दो, तो मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, एट द सेंटर सराउंडेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर में ही? कुछ देख लो, एटॉमिक ये वाला है न्यूक्लियस। ठीक है, और एक आएगा इसमें ले लो, और एक रहेगा, ठीक है, और भी एक ले लो यहाँ पे साउंडेड बाय। ठीक है, इसको कंट्रोल सी भी कर लो। सो यहाँ पे चार्ज क्या है? द पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? so, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, सो मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, यह है न्यूक्लियस। ठीक है, एट द सेंटर, तो सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा, सराउंडेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे ले लो 8। ठीक है, एंड दे आर रेस्पेक्टिव डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट। तो ये क्या होगा? ऑर्बिट, ये वाला है ऑर्बिट, ऑर्बिट O1, इसको दे दो ऑर्बिट 2। ठीक है, O2 ऑर्बिट 2 है। ठीक है, ऑर्बिट नंबर 2, नॉट ऑक्सीजन। ठीक है, तो याद रखना। सो यहाँ पे क्या होगा? The electrostatic force of attraction Fe between the revolving electron and the nucleus provide the requisite and centripetal force to keep them their orbit. तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे क्यों रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में क्यों रहेगा? बाहर भी चला जा सकता था। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या स्टडी किया था? देखो, एक फोर्स रहेगा, द फोर्स, ठीक है, दैट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट पे रहेगा, बाहर नहीं जा सकेगा। ठीक है, मतलब इस ऑर्बिट, जो 1 ऑर्बिट पे है वो 1 ऑर्बिट पे रहेगा, जो 2 ऑर्बिट पे है वो 2 ऑर्बिट पे रहेगा, 3 4 जो जितने ऑर्बिट में रहना चाहता है वो उस ऑर्बिट में रहेगा। ठीक है, तो क्यों रहेगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? Fe, and the revolving electron and nucleus provide the requisite centripetal force to keep them stable orbit. ठीक है, तो दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होगा? दोनों फोर्स सेम होगा, इसलिए ऑर्बिट पे रहेगा। अगर यहां से अगर न्यूक्लियस के ऊपर भी नहीं गिरेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस यहां से बाहर भी नहीं जा सकेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स जो इनवर्ड रहेगा और द कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों की वजह से दोनों स्टेबल ऑर्बिट पे रह जाएगा। ठीक है, अब देखो तो क्या मिलेगा फॉर केस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट? सो हियर इज द Fe
E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे क्या दिया हमने, एफ सी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या था, पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था, उसका वैल्यू निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टू चार्जेस, सो इसको ले लिया ई स्क्वायर यूनिट चार्ज और पॉइंट चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, तो एक टू चार्ज क्या होगा, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस आर पॉजिटिव चार्ज। सो F is the electrostatic force of attraction, that is R square, सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज मतलब न्यूक्लियस के साथ और ऑर्बिट का जो है उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन दैट इज द एम वी स्क्वायर ओवर आर। उस ऑर्बिट पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, मतलब उस इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। सो अगर हम लोग ये आर का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो तो आर निकल जाएगा, सो यहाँ पे एक और ये कट जाएगा। ठीक है, सो आर निकलेगा सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओवर एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास। वी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में है वो रोटेटेड हो रहा है, रोटेशन में है, तो उसका वेलोसिटी। ठीक है, दैट्स अ वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। So finally we get R equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा वी स्क्वायर। इसका एक बॉक्स बना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चेक कर लेते हैं वैल्यू ठीक हो रही है, हाँ ठीक है। और ये ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, उसका चार्ज का वैल्यू, उसको ठीक कर देते हैं थोड़ा वैल्यू, लिख देते हैं। नाउ द काइनेटिक एनर्जी के, सो अगर काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को लेकर स्टडी करेंगे। क्यों स्टडी करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही ऑर्बिट में रहेगा, इजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन एटम को लेकर स्टडी करेंगे। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी के, सो काइनेटिक एनर्जी के, सो काइनेटिक एनर्जी K and potential energy U। ठीक है, सो K का वैल्यू क्या आएगा, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी K का वैल्यू क्या होता है, सो काइनेटिक K दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखो, सो एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, सो हाफ, सो अगर यहां से देखें तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये रह जाएगा और यहाँ पे एक आर आ जाएगा। ठीक है, सो क्या मिलेगा यहाँ पे, ई स्क्वायर टाइम्स
over 4 pi epsilon naught r, that is equal to finally get E square over 8 pi epsilon naught r. That's the kinetic energy. So potential energy का वैल्यू क्या आएगा? So potential energy, so इस potential होगा electrostatic potential energy. So the electrostatic potential energy, electrostatic potential energy, ठीक है, so उसका वैल्यू मिलेगा हम लोगों को. so तो हम लोग पोटेंशियल जगह P दे देते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज K मींस 1 over 4 pi epsilon naught the two charges, so that's E square over और आएगा सेपरेशन, जस्ट ओनली सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है. so we get the final values of potential energy is equal to U इक्वल टू आएगा 1 over 4 pi epsilon naught और E square over R. So that's the potential energy. So E square over 4 pi epsilon naught R. That's the value of U. So finally we get a total energy. So total energy का value क्या आएगा? So we get the total energy. The total energy. So अगर E total that is equal to kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy क्या? अब यहाँ पे देखो, so potential energy क्या आएगा? यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म साइन आएगा, तो यहाँ पे ऐड कर देना पोटेंशियल एनर्जी में एक नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है. ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हो, सर आपने नेगेटिव साइन क्यों दिया, नेगेटिव साइन कहाँ क्या इंपैक्ट करेगा इसके ऊपर? The negative sign indicates that U signifies that the electrostatic force is in the total energy. So electrostatic force implies the force is in the negative r direction. So means ये क्या होगा? So electrostatic potential energy or the electrostatic force, that the electrostatic force, the electrostatic force is in negative r डायरेक्शन, ठीक है. सो टोटल क्या मिलेगा यहाँ पे? सो इसका वैल्यू आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या था? E स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और पोटेंशियल का क्या था? माइनस E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. अगर दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? एक नेगेटिव टर्म तो आ ही जाएगा, दैट्स 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r. यहाँ पे आ जाएगा E स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2E स्क्वायर. सो वी गेट द टोटल. तो टोटल क्या निकलेगा? यहाँ पे कर लेते हैं. सो माइनस E स्क्वायर ओवर और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r is the total energy. The total energy of the electron is negative. तो देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ पे नेगेटिव मिल गया. The total energy of electron is negative. This implies that the fact the electron is bound to the nucleus. तो नेगेटिव साइन क्या इंप्लाइज करेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट पे बाउंड है, बाहर भी नहीं जा रहा है और जो न्यूक्लियस के ऊपर भी नहीं गिर रहा है, ठीक. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेगेटिव साइन क्या इंप्लाइज करेगा? So negative sign
मीन्स दैट जो इलेक्ट्रॉन जो है द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। अगर ई पॉजिटिव हो जाए, टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव, अगर टोटल एनर्जी को पॉजिटिव हो जाता है, ई अगर पॉजिटिव हो जाता तो क्या होता, एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट फॉलो ए क्लोज ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये अगर पॉजिटिव हो जाता तो यहाँ पे जो डायग्राम था इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, ये बाउंड नहीं रहता, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट O1 में बाउंड नहीं रहता, कभी यहां भी गिर सकता है, कभी यहां भी जा सकता था, अगर ई टोटल एनर्जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल जाता, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। Each element has a characteristic spectrum. Each element has a characteristic spectrum of radiation, ठीक है, which it emits when an atomic gas or vapor is excited at low pressure। तो हमने क्या पढ़ा था पिछले जो चैप्टर में था, इलेक्ट्रॉन क्या था, वेव पैकेट होता है और एक एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। When an atomic gas or vapor is excited at low pressure, usually by the passing an electric current, current pass करेगा वेपर गैस के अंदर से, so through it an emitted radiation has a spectrum which is contains certain specific wavelength only। तो क्या होगा, उस स्पेक्ट्रम का कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ है, कुछ भी वेवलेंथ से यहां से गिर गया, कुछ भी वैल्यू से नहीं गिरेगा, और वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, SI यूनिट इज मीटर, कोई भी एक वेवलेंथ वहां पे नहीं गिरेगा, एक फिक्स्ड कुछ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ वहां पे गिरेगा। Spectrum of this kind of term as the emission line spectrum, क्या था, emission line spectrum, and it consists of bright lines on dark background। so हम लोग उल्टा बना दिया, यहाँ पे डार्क है और लाइट बैकग्राउंड है, लेकिन ऊपर में समझ लो कि बैकग्राउंड डार्क होगा। दिस स्पेक्ट्रम इज एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन शो इन फिगर। तो हाइड्रोजन का फिगर शो है, तो यहाँ पे देखो वेवलेंथ है और कुछ एनर्जी स्पेक्ट्रम हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, और कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ आर इन प्रेजेंट, नॉट ऑल वैल्यूज। ओके, अब देखते हैं, स्टडी ऑफ द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मटेरियल कैन therefore serve as a type of fingerprint for the identification of gas। When white light passes through a gas, we analyze the transmitted light using the spectrometer। We find some dark line in the spectrum। तो यहाँ पे हम लोग क्या रहेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर में कुछ डार्क लाइन यहाँ पे हम लोग शो होगा यहाँ पे, ठीक है, the spectrum। These dark lines correspond precisely to those wavelengths which have found in the emission line spectrum of the gas। This is called the absorption spectrum of the material of the gas। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ absorption spectrum हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो हम लोग देखो जो वेवलेंथ, जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ बाउंड है, तो कुछ कैसे बाउंड रहेगा, उसका एक E energy we know that Einstein equation energy equal to क्या होता है, we know that energy E Einstein equation we know that is E equal to h nu। तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो हर एनर्जी का क्या होगा, कुछ स्पेक्ट्रल लाइन रहेगा, और C इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। अब इसका तो एक वेवलेंथ भी रहेगा, सो अगर हम लोग न्यू एट द इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ 1/लैम्डा इफ C इज कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी है तो उसका एक वेवलेंथ भी रहेगा, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या मिलेगा, द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। द स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है, we might expect that the frequency of the light emitted by a particular element would exhibit some the regular pattern। The hydrogen is the simplest atom and therefore has a simple spectrum। हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटम क्यों ले रहा है, क्योंकि उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल,
and therefore the simplest spectrum in the observed spectrum, however, the first side, ठीक है, so the hydrogen atom is the simplest atom, so the simplest spectrum in the observed spectrum, क्योंकि उसका सिंगल एटम है, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, however at first sight there does not seem to be any resemblance of order or regularity in spectral lines, but the spacing between the line within a certain set of hydrogen spectrum decrease in a regular way. Each of set is called the spectral series and this series is called Balmer series. So ये देखो यहाँ पे क्या मिला, स्पेक्ट्रल सीरीज मिला है, देखो एक परफेक्ट वेवलेंथ को लेकर, देखो ठीक है, सीरीज मिला है, देखो यहाँ पे बेलमेर सीरीज है, पैस्चन है, लीमन है। तो स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है? We might expect that the frequency of light has the emitted spectral series, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल सीरीज कहां से आएगा? तो the first such a series was observed the Swedish school teacher Johann Jacob Balmer and is a visible region of the hydrogen spectrum. This series अगर उन्होंने इन्वेंट किया तो उसका नाम से दे दिया हमने इसको बैलमेर सीरीज, ठीक है। सो बैलमेर सीरीज का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा, देखो यहाँ पे एक H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, H इन्फिनिटी, एक हम लोगों ने एक नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एक लाइट आएगा, तो हम लोग देखते हैं क्या होगा। सो H अल्फा क्या आएगा, पहले वो देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या है ये। तो क्या आएगा H अल्फा, सो द लाइन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखो H अल्फा में वेवलेंथ का वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये वाला है वेवलेंथ वाला है, ठीक है। सो इसमें क्या मिलेगा, वेवलेंथ, सो द H अल्फा एंड इसका कलर क्या होगा, दिस कलर इज रेड, इसलिए हमने रेड कलर से लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, सो नेक्स्ट वाला जो आएगा उसका बोलेंगे हम लोग H बीटा, इसका वेवलेंथ क्या आएगा, इसका वेवलेंथ आएगा 486.1, ठीक है। सो इन द bluish green, तो इन द ब्लू ग्रीन, इसका यहाँ पे आएगा क्या, ब्लू ग्रीन कलर का, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे कलर दे देते हैं ब्लू ग्रीन में, ब्लूइश और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन, यहाँ पे पूरा ही रेड था, तो इसका वेवलेंथ क्या है 486.1 नैनोमीटर, बहुत ही छोटा है, ठीक है वेवलेंथ। और थर्ड लाइन क्या आएगा, थर्ड लाइन इज H गामा, जिसका वेवलेंथ क्या होगा 434.1 नैनोमीटर, ठीक है। सो एंड सो ऑन, तो इसका कलर क्या होगा वायलेट, इसका कलर रहेगा वायलेट, H का कलर क्या होगा वायलेट एंड सो ऑन, द वेवलेंथ इज डिक्रीज। तो यहाँ पे देखो अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक राइट से लेफ्ट की तरफ अगर जाएंगे तो क्या में देखेंगे हम लोग वेवलेंथ छोटा होते जा रहा है। अगर ये लाइन के जो स्पॉट है, स्पॉट भी देखो, स्पॉट में जो गैप है वो गैप भी छोटा होते जा रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप भी छोटा होते जा रहा है, ठीक है, इस पोजीशन में। So wavelength decrease in lines appear closely together and weaker in intensity. तो यहाँ पे अगर wavelength छोटा हो जाएगा तो इंटेंसिटी भी कम होते जाएगा, तो इस रिएक्शन में इंटेंसिटी भी छोटा होते जाएगा, ठीक है। And the Balmer found the simplest empirical formula to observe the wavelength. तो ये कैसे निकला, ये Balmer formula से निकला। तो Balmer formula क्या है, so the वन ओवर लैम्डा, दैट इज लैम्डा इज वेवलेंथ, सो यहाँ पे क्या आएगा एक आर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, दैट्स द
बाल्मेर फॉर्मूला। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज वेवलेंथ, तो लैम्डा इज वेवलेंथ, ठीक है। और यहाँ पे आर क्या आएगा, दैट्स आर इज कॉल्ड द रीडबर्ग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के वैल्यू भी है, आर है रीडबर्ग कांस्टेंट, Boggs constant, so और इसका वैल्यू आएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर टू द पावर -1 यूनिट पे देख लो, ठीक है। सो एन क्या होगा, द एन इज ए इंटीग्रल वैल्यू, टेन कहां से स्टार्ट हुआ था, देखो यहाँ पे अगर 2 है तो ये यहाँ से 3 से स्टार्ट होगा इनके सब बाल्मेर फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या मिलेगा, बाल्मेर फॉर्मूला से हम लोग को जो सीरीज मिलेगा वो होगा बाल्मेर सीरीज। तो बाल्मेर सीरीज कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पे बाल्मेर सीरीज हम लोगों ने कुछ ऐसे देखे थे इस पोजीशन में, स्पेक्ट्रल पे बाल्मेर सीरीज। सो अगर कैलकुलेट कैसे करेंगे तो क्वेश्चन का वेवलेंथ कैलकुलेशन कैसे हुआ, लैम्डा। तो अगर एक लैम्डा को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लेते हैं, सो 1/λ that is equal to the putting the Rydberg constant value 1.097 into 10⁻⁷ and 1/2 square minus 1/3 square। तो n is the integral multiple, कहां से स्टार्ट होगा, n होगा क्या, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। इसका वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 2 के बाद 3 4 5 डॉट 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 एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसे स्टार्ट आएगा। सो देखो अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, सो 1.097 into 10⁻⁷, 1/2 square means 4, 1/3 square करेगा 9। So finally we get 1.097 into 10⁻⁷। So 4 और 9 के एलसीएम क्या आएगा, 36। So 9 minus 4, that's we get finally 1.097 into 10⁻⁷, that is 5/36, ठीक है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा अप्रॉक्स 1.522 into 10⁻⁶ मीटर टू द पावर -1 वेवलेंथ, ठीक। तो अगर 1/λ, सो लैम्डा क्या आएगा, तो इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू मिलेगा, रेसिप्रोकल करूंगा लैम्डा का वैल्यू आएगा 656.3 नैनोमीटर। तो देखो तो यहाँ पे पहला वैल्यू क्या निकला था हम लोगों का, ये वाला निकल गया फर्स्ट वेवलेंथ। सेकेंड क्या आएगा, तो सेकेंड भी करना, तो सेकेंड आएगा, इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, सो रीडबर्ग कांस्टेंट इज 1.097 into 10⁻⁷, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 था, अब हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के बाद सॉरी 1/λ2, ठीक है। सो कैलकुलेट करने के बाद बोलना तुम लोगों का कितना रिजल्ट आया, कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, किसका क्या रिजल्ट आया, होमवर्क प्रॉब्लम्स जरूर करना, ठीक है, हम चेक करेंगे। सो नाउ तो क्या मिला, n = 4 ऑब्टेन द वेवलेंथ
हम लोग क्या मिलेगा, ये था H अल्फा का, हाइड्रोजन ऑफ अल्फा का, ये आएगा हाइड्रोजन ऑफ बीटा का, इसके बाद आएगा हाइड्रोजन ऑफ गामा का। फॉर केस ऑफ n टाइम्स इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ऑब्टेन द लिमिट ऑफ द सीरीज। तो अगर n टाइम्स इनफाइनाइट क्या होगा, यहाँ पे देखना, सो क्या मिलेगा 346.4 नैनोमीटर। तो इसके बाद क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बैल्मर सीरीज बियॉन्ड दिस लिमिट नो फर्दर डिस्टिंक्ट लाइन। तो यहाँ पे जो लाइन आएगा इसको हम लोग अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, सब एक दूसरे को ओवरलैप हो जाएगा, नो फर्दर डिस्टिंग्विशन। सो इसके बाद क्या मिलेगा, सो द नो फर्दर बियॉन्ड दिस लिमिट, ये वाला अगर लिमिट होगा यहाँ पे बैल्मर सीरीज का लिमिट। इसके बाद क्या मिलेगा, नो फर्दर डिस्टिंक्ट लाइन अपीयर, so instead only the faint continuous spectrum is seen। तो इसके ऊपर जो स्पेक्ट्रम रहेगा उसका हम लोग अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप हो जाएगा। Only the series of spectrum for hydrogen were subsequently discovered. There is known are the discovery as a Lyman, Paschen, Brackett and Pfund series। तो इसके बाद क्या आएगा, Lyman series, Brackett series and हम लोग तो बोर को थोड़ा नीचे कर देते हैं, बोर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, आज नहीं स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या मिलेगा कि सब लीमैन सीरीज। तो देखो यहाँ पे है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सीरीज में, देखो यहाँ पे है। तो इसके बाद आएगा लीमैन सीरीज, सो द लीमैन सीरीज क्या होगा, लीमैन सीरीज, सो 1/λ wavelength r that the Rydberg constant, that is 1 square 1/n square, that's the Lyman series। तो n का वैल्यू क्या आएगा, 1 के बाद 2 3 4 चलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, पैस्चन सीरीज, क्या आएगा 1/λ वेवलेंथ, रीडबर्ग कांस्टेंट r, इसके बाद क्या आएगा 3 स्क्वायर 1/n स्क्वायर। तो n का वैल्यू क्या आएगा, 3 के बाद 4 5 6 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ब्रैकेट सीरीज, उसके बाद क्या आएगा स्पेक्ट्रल ऑफ लाइन ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज क्या होगा 1/λ r रीडबर्ग कांस्टेंट, अब आएगा 4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 के बाद क्या आएगा 5 6 7 डॉट 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 एक्स्ट्रा चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट सीरीज, इसको रहेगा पी फंड सीरीज। इसमें क्या मिलेगा हम लोगों को, पी फंड सीरीज, सो क्या होगा 1/λ r द रीडबर्ग कांस्टेंट 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब n का वैल्यू क्या आएगा, मोर देन 5 6 7 8 डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। सो द लीमैन सीरीज का कलर क्या होगा, तो जो लीमैन सीरीज का जो कलर मिलेगा, स्पेक्ट्रम का जो कलर होगा वो होगा, कलर भी लिख लेते हैं हम लोग, लीमैन सीरीज में जो कलर आएगा वो कलर होगा अल्ट्रा वायलेट, सो यूवी, ठीक है। और पैस्चन एंड ब्रैकेट सीरीज आर इंफ्रारेड रीजन, पैस्चन एंड ब्रैकेट में क्या कलर मिलेगा, दैट्स द इंफ्रारेड रीजन, ये है अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगा, दिस सीरीज इन अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड region, okay। Now
ये तो हो गया सीरीज का, हर सीरीज का फॉर्मूला। नाउ द बाल्मेर इक्वेशन और फॉर्मूला इन रिटन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जो बाल्मेर फॉर्मूला था इसको हम लोग, ये वाला जो बेसिक जो फॉर्मूला था यहाँ से, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, ये बहुत ही इजी है। इन टर्म्स ऑफ लाइट अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, सो सी इक्वल टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का क्या होगा, सो लैम्डा इक्वल टू सी ओवर न्यू, सो 1 ओवर लैम्डा इक्वल टू न्यू ओवर सी। सो इस इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पे खींच के लाएंगे तो क्या मिलेगा देखो, सो न्यू ओवर सी दैट इज इक्वल टू Rydberg कांस्टेंट 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। सो न्यू इक्वल टू सी आर 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोगों का, अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लिखेंगे। सो देखो, देयर इज ओनली द फ्यू एलिमेंट, अगर क्या होगा, फ्यू एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन elements. Hydrogen is singly ionized helium and the double ionized lithium, and whose spectra can be represented by the simple formula like the equation. So अगर हम लोग इस इक्वेशन और ये वाला, अगर हम लोग ये बाल्मेर जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन से हम लोग इजिली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, the useful are to give the wavelength that the hydrogen atom radiate or absorb. तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेवलेंथ मिलेगा, दिस वेवलेंथ का क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोजन एटम जो होगा वो क्या होगा, आइदर वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम रेडिएट्स और एब्सॉर्ब। ठीक है, however these results are empirical and do not give any reasoning why only certain frequencies are observed in hydrogen spectrum. ठीक, क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। तो इस लेक्चर में कहीं पे भी कुछ डाउट हुआ ना, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और ये जो होमवर्क दिया है वो कमेंट सेक्शन में करके बताना तुम लोग का रिजल्ट एग्जैक्ट मैच हुआ कि नहीं। कहाँ गया, हाँ, ये होमवर्क प्रॉब्लम, ये जरूर सॉल्व करना, करके बताना एग्जैक्ट इसका वैल्यू जो है 486.1 नैनोमीटर आया कि नहीं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जो उसको भी प्रेस कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगा। ओके, तो पढ़ते रहना, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।